कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स, और पांचों के टोटल को क्या बोलते थे? ओके, ग्रॉस टोटल इनकम। और जीटीए में से माइनस क्या होता था? रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। कौन कौन से सेक्शन थे? 80 to 80। और हमारा आंसर आता था टोटल इनकम का। और टोटल इनकम के ऊपर क्या कैलकुलेट करते थे रे? टैक्स कैलकुलेट करते थे। 5 हेड होते थे, पांचों में से हमने सबसे पहला हेड स्टार्ट करा था कौन सा? अदर सोर्स। अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन क्या था? हाँ, 56। ठीक है, हमने जब स्टार्ट करा था तो अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन क्या था बच्चे? 56। और 56 क्या बोलता था? इफ देर इज एनी इनकम and such income is not exempt and such income is not taxable under any of the four heads, so such income will be automatically taxable under the head other source। कहने का मतलब ये है भाई, अगर तुम्हें कोई इनकम हुई और अगर वो 4 हेड में नहीं आ रही तो वो अदर सोर्स में आ जाएगी। ठीक है जी। और हमने फिर अदर सोर्स के अंदर देखा था कि सर अलग अलग कैटेगरीज हैं सर। कैटेगरीज मतलब कि अदर सोर्स के अंदर कौन कौन सी इनकम आएगी, जिसमें सबसे पहले कौन सी स्टार्ट करी थी? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का सेक्शन क्या था? 56 to 10। ठीक है बच्चे। और आप मुझे बताइए, क्या गिफ्ट इनकम होते हैं? और क्या अगर वो गिफ्ट इनकम है तो क्या वो टैक्सेबल भी हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब हम अगर देखें कि हम लोगों ने क्या लिखा था 56 to 10 में, इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी गिफ्ट, या तो कैश में या फिर काइंड में, फ्रॉम एनी पर्सन, and if the aggregate value of the gift exceeds 50,000, then the entire value will be taxable under the head other source। यही था ना जी। फिर मैंने आपके साथ कैटेगरीज बनाई थी कि मान लो अगर मुझे गिफ्ट मिल रहा है तो मान लो कैश गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आप सभी बच्चे अगर 5-5 हजार रुपए गिफ्ट करो अभी, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? कह सकता हूं, 20 बच्चा तो बैठा ही हुआ है, 1 लाख रुपए। तो मुझे कितने रुपए मिल गए बेटा? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 50 से एक्सीड हो। ठीक है। सर 1 to 1 नहीं देखा जाता कि हर एक बच्चे से 5 लिए तो 1 to 1, ऐसा नहीं है। टोटल देखा जाता है एक बंदे ने जो भी रिसीव करा। अच्छा सर, कैश के अंदर ये समझ आ गया। फिर हमने कैटेगरी बनाई थी मूवेबल और देन इमूवेबल। मूवेबल के अंदर दो कैटेगरीज बनाई थी। एक मिनट बच्चों, मूवेबल के अंदर दो कैटेगरी थी। कौन सी दो कैटेगरी? फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आप मुझे बताइए, अगर आप बच्चों ने सबने मेरे को 10-10 हजार रुपए की ज्वेलरी दे दी, एक एक रिंग ले आए सारे बच्चे 10 हजार रुपए की, आप मुझे बताइए फ्री गिफ्ट हो गया मेरे लिए, कितने रुपए का आ जाएगा? मान लो अगर 20 बच्चे बैठे हैं तो 2 लाख रुपए। तो कितने से एक्सीड हो गया ये? 50 हजार, क्योंकि फ्री गिफ्ट की अपनी 50 हजार की लिमिट थी। और इनएडिक्वेट में आप सभी बच्चों ने 10-10 हजार रुपए दिए, आई एम सॉरी 10-10 हजार की ज्वेलरी दी, और मैंने आप सब बच्चों को 2-2 हजार दी। तो एक बच्चे से वैल्यू ऑफ द गिफ्ट क्या आई? 8 हजार। 10 हजार की रिंग आई, 2 हजार पे करा, 8 हजार। टोटल बच्चे 20। तो 8 हजार इंटू 20, 1,60,000। 50 हजार से ऊपर हो गया टैक्सेबल हो। क्लियर है जी। फिर हमने देखा था इमोल प्रॉपर्टी, एज फ्री गिफ्ट हो सकता है और एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो सकता है। अगर फ्री गिफ्ट है तो कौन सी वैल्यू चेक करनी होती है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एंड तो और अगर किससे ऊपर हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगा 50 हजार से। 50, अगर वैल्यू ऑफ द गिफ्ट एक्सीड 50,000। बस यहाँ पर क्या था कि पर प्रॉपर्टी थी। मान लो मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 हजार है, क्या मुझे बता सकता है आपके हैंड्स में कितना टैक्सेबल होगा? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी 40 हजार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। एक और प्रॉपर्टी 40 हजार, कुछ टैक्सेबल कुछ भी नहीं, एग्रीगेट नहीं करना। एक और प्रॉपर्टी 40 हजार, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एक और प्रॉपर्टी थी, चौथी प्रॉपर्टी 70 हजार, टैक्सेबल सिर्फ चौथी प्रॉपर्टी, क्योंकि 50 हजार से ऊपर। फिर हमने लास्ट देखा था इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूं, आप मुझे कुछ पैसे दे रहे होगे, जो आप मुझे पैसे दे रहे हो उसको क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन। यही होता है ना। तो अब दो लिमिट्स आ जाएंगी, सिर्फ 50 हजार नहीं था, दूसरी कौन सी लिमिट थी बच्चे? 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो एक तो मैं वैल्यू ऑफ द गिफ्ट निकालूंगा। सपोज करो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 20 लाख। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 20 लाख, आपसे मैंने लिए 15 लाख। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट?
5 लाख। गिफ्ट की वैल्यू समझिए, जो फ्री की चीज होती है वही गिफ्ट होता है, 5 लाख। दूसरी बात, लिमिट सिर्फ एक ही होगी 50,000, या एक और भी होगी? एक और होगी। एक लिमिट तो होगी 50,000, दूसरी लिमिट 10% ऑफ। कितनी कंसिडरेशन दी? 15 लाख, तो 1.5 लाख। पिच एवरेज आया 1.5 लाख, और क्या गिफ्ट 1.5 लाख से ऊपर है बिल्कुल है तो सारा का सारा टैक्सेबल। यहाँ तक हमने सारी बात करी थी। मुझे बताइए सब बच्चों को क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आइए अब हम बात आगे बढ़ा। गिफ्ट ही चल रहा है सर जी, ठीक है, गिफ्ट ही चल रहा है। और लिखते हैं अब, इन द फॉलोइंग केसेस गिफ्ट विल नॉट बी टैक्सेबल। ओ माय गॉड, यानी कि बेटे अब मैं जो आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इसके अंदर इस सिचुएशन में क्या गिफ्ट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? भले ही आपको 10 करोड़ रुपए का गिफ्ट में, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा जी, इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे आपके बैंक अकाउंट में एज गिफ्ट, हो सकता है ये? ठीक है, हो सकता है। तो आपके हैंड्स में कितने रुपए टेक्निकली इनकम होगी पहले अगर मैं बोलूं? 10 लाख रुपए, ठीक है। पर क्या वो टैक्सेबल हो रहा है? नहीं हो। क्योंकि सरकार को भी पता है कि भाई आपस में रिश्तेदारों में तो पैसे कभी जरूरत है। आपने, आप मुझे बताइए, आप सभी बच्चों को अभी तक जो भी पैसे आपके पेरेंट्स ने दिए हैं वो गिफ्ट है कि नहीं? क्योंकि गिफ्ट वो होता है कि जो चीज आपने कुछ करा ही नहीं फिर भी आपको पैसे मिले। आप मुझे बताइए, आपने कुछ करा? ऐसे ही बेटे कुछ भी नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स आपको पैसे दिएगा। कुछ बच्चों के मन में चल रहा है सर झाड़ू पोछा तो हम ही मार रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या मैं कह सकता हूं, इफ यू हैव डन नथिंग एंड यू गेट मनी एनीथिंग बाय नॉट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो उसको गिफ्ट बोला जाता है। आपको आपके पेरेंट्स जो पैसा दे रहे हैं वो गिफ्ट है। और क्योंकि आपके पेरेंट्स रिलेटिव में आ रहे होंगे तो इसलिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं। अब सवाल ये है सर, रिलेटिव में कौन कौन आ रहा है? क्योंकि जो जो रिलेटिव में आ गया हम तो उनसे पैसे ले लेंगे, उनसे प्लानिंग बन सकती है, ठीक है। पूरा का पूरा चार्ट बनेगा रिलेटिव का, समझ रहे हो? पेपर में पूरा डिटेल्ड, अभी अभी मैं आऊंगा रिलेटिव में, बस एक आइडिया देना चाहता था कि रिलेटिव से कुछ भी मिला तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन टैक्सेबल, ठीक है बच्चे। नीचे पूरा चार्ट बनेगा। सेकंड, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, क्या लग रहा है बेटे? मैरिज। ओके, यानी कि एक बात बताइए, आप सभी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप सभी बच्चों की शादी होगी या नहीं? एक ही बच्चे ने यस बोला है बेटे सिर्फ, बाकी बच्चों को क्या हो गया बेटे? दुष्यंत सर से सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐसे लाइफ गोल्स नहीं लेने बेटे उनसे। कितने बच्चे मतलब पढ़ाई करने के बाद शादी करेंगे, मैरिज करेंगे? क्या हो गया आप लोग को यार, क्यों इतने डर गए हो भाई? सिर्फ एक ही? सारे ड्रम भर जाएंगे मतलब? हाँ, प्रीत जी, नो, नो मैरिज? कितने बच्चे शादी नहीं करना चाहते? यार तू करना भी चाहता है तो नहीं भी करना चाहता। कितने बच्चे शादी नहीं करना चाहते? एक। आप नहीं करना चाहते क्यों? धोखा मिला बेटे को? डर लगता है? हाँ। नहीं नहीं यार, हिमांशी जी जरूर बोलती है। ठीक है, चलिए।
बट एक बात बताइए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे, बच्चा बड़ा होता है शादी के लिए पैसे इकट्ठे, ऐसा होता है नहीं होता? क्या लग रहा है, होता है ना? तो घर में सेविंग चल रही होगी, ऐसा होगा नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल होता है बेट, नेचुरल बात है। क्योंकि शादी के ऊपर मतलब अगर आप सही से करते हो एकदम तरीके से तो कितने रुपए लग जाते हैं, क्या लग रहा है आपको? हाँ, डिपेंडिंग। एक मिनट बच्चे, हाँ, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं, हाँ भाई मतलब 15 20 25 30 लाख रुपए तक लग जाते हैं, मतलब अगर एक ठीक से करोगे तो ठीक है इतना लग जाता है। मुद्दे की बात ये नहीं है। क्या आप सभी बच्चों के पेरेंट्स आप बच्चों के लिए मैरिज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज आपको जो भी मिलेगा, कैसा होता है कि सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, इवन उस शादी पे रिलेटिव होते हैं या नेबर्स भी आते हैं, और आप ऑफिस में होगे तो आपके ऑफिस कलीग्स भी होंगे, ठीक है, फ्रेंड्स होंगे होंगे तो वो सारे एक एक करके स्टेज पर आते हैं, स्टेज पर आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका अपने आप हाथ बढ़ जाता है, लाओ शगुन का लिफाफा लाओ। हाँ? शगुन का लिफाफा देते हैं। अब सवाल ये कितने सारे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, कोई कोई हो सकता है कोई 11,000 दे, कोई 21,000 दे, ठीक है, 2100 3100 होता है, लेकिन जो क्लोज फैमिली के होते हैं वो तो ज्यादा दे सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कितने रुपए की कलेक्शन हो जाती होगी ब्राइड एंड ग्रूम की? 15 20 लाख। तभी तभी भाई तू तभी तो शादी नहीं करना चाहता कि कलेक्शन ज्यादा हो रही है शादी कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, 2 3 4 लाख रुपए हो जाती है। क्लोज फैमिली में 50,000 51,000 भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है हर फैमिली का। मुद्दे की बात ये है, जैसे सपोज करो एक इंसान है उसकी शादी हो रही है, सपोज करो दुष्यंत सर की शादी हो रही है, सपोज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? कोशिश करो बेटे, सपोज करोगे तो होगा, मैनिफेस्ट करना पड़ता है बेटे। ठीक है, सपोज करो दुष्यंत सर की शादी हो रही है और आप सब बच्चे इनवाइटेड हो, ठीक है। इतना खराब कभी नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, सपोज करिए, यार मतलब ये तो, एक दिन मैं दुष्यंत सर के बारे में बोल रहा था, मेरे को कीड़ा काट गया बेटी। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो सपोज करो दुष्यंत सर की शादी हो रही है और सर को ऐसे आप सब गए, तो कितना शगुन का आप मतलब अमाउंट सोच रहे हो? कह रहे सर पहले खाने की बात करो, शगुन हम तो स्टूडेंट्स है ना बेटे में, मतलब स्टूडेंट तो आप हो, पर आपने ये कैसे सोच लिया अभी हो रही है? 4 5 साल आगे की ही बात कर रहा हूँ मैं अभी भी। ठीक है, बट अगर आप अर्न कर रहे हो और आप जा रहे हो सर की शादी पे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कुछ ना कुछ शगुन दोगे आप, है ना? तो सर तो उस टाइम बिजी होंगे, तो मुझे दे देना, मैं सर को दे दूंगा इंडिया में। ठीक है, पर मैं कह सकता हूँ कि 2 3 4 लाख 5 लाख रुपए आ सकते हैं सर की शादी में। अब सवाल ये है कि सर के पास ये जो 5 लाख रुपए आए, क्या वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? जिसकी शादी होती है उसको जो मर्जी पैसा मिले मैरिज पे, और यहाँ पे रिलेटिव से मिले या नॉन रिलेटिव से मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग हो सकती है बच्चों। हाँ, तो लोग यहाँ पर गिफ्ट के तौर पे लेते हैं, तो नॉन एग्जाम तो जाता है, तो इतना हैवी हैवी गिफ्ट देते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं करती होगी कि इतना हैवी गिफ्ट दे रहा है। मतलब मैं समझा नहीं, कैसे आप कह रहे हो? मतलब गवर्नमेंट शादी के नाम पे लोग देते हैं ना, 5 लाख की ज्वेलरी दे दी, हाँ, वो ऐसे रील भी आती है ना, वो ऐसे बैठे होते हैं, ये ज्वेलरी दी है और ये दी है ऐसे किसकी किस में होता है ये? मेरे को हमारे में तो नहीं होता ऐसे, तुम्हारे में होता है? कैसे ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे पूरा लिखा होता है? अच्छा, ऐसे बैठ मतलब पूरा मैंने नहीं देखा कभी प्रैक्टिकली। अच्छा, ठीक है, तो मतलब अभी एक बार अगर आता हूँ,
तो जैसे मैरिज पे जो भी मिल रहा है, बिल्कुल जितना भी कैश, जितना भी गोल्ड, गाड़ी, जो व्हाटएवर, सारा का सारा क्या मैं कह सकता हूँ टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको टैक्स के एंगल से लेके जाऊंगा। मान लीजिए आपके घर पे 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए 25 लाख पड़े हुए हैं, क्या आप उसको बैंक में डाल सकते? अगर डालो तो अगर डालोगे बैंक में तो क्या होगा, एक बात बताओ, दुष्यंत सर के घर में कैश पड़ा होगा, पड़ा होगा, कितने रुपए पड़े होंगे? जितना मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है, कितना मान के चल लेते हैं, 50 लाख रुपए कैश पड़ा होगा, ठीक है, एड्रेस भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली मान लो 50 लाख पड़े, लेट्स, मतलब ऐसी एक एग्जांपल, मुझे नहीं पता बेटे कितने पड़े हैं, 50 लाख रुपए, क्या सर उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते? नहीं। इजी तो है, बैंक की ब्रांच पास में ही है, गाड़ी में कैश रखो, बैंक में डाल दो, बैंक मना कर देगा? यस सर। मना नहीं करेगा, कहेगा पैन कार्ड दे दीजिएगा भाई साहब, आप अकाउंट में डाल रहे हो, भाई आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कैश लेकर आए हो, ठीक है, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करेगा ना बैंक। किसको इन्फॉर्म करेगा बैंक? इनकम टैक्स। यानी कि अगर आपके घर में 50 लाख पड़े हैं कैश और आप उसको बैंक में डालते हो, तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा, आपसे एक फॉर्म भरवा लेगा, और बैंक पैन नंबर दे देगा कि ये एक इंसान है, इसने आज के दिन 50 लाख जमा कर। अब आप मुझे बताइए आपको किसका नोटिस आएगा? इनकम टैक्स का। क्या लिखा होगा नोटिस में? हाँ, दुष्यंत सर को आएगा, ठीक है। क्या नोटिस आएगा बच्चे? एग्जैक्टली, यू हैव टू डिस्क्लोज द सोर्स, कहां से आया भाई, ठीक है। और अगर अब जब सरकार उनसे सोर्स पूछेगी, अगर तो उनका वो वाइट का पैसा है, वाइट का मतलब कि उन्होंने अपनी रिटर्नों में दिखाया हुआ था पहले के साल, पर जनरली कैश दिखाया होता है किसी ने, तो अगर मान लो इनकम टैक्स वाला खड़ा और वो कह रहा है ये पैसा कहाँ से आया, अब दुष्यंत सर क्या बोलेंगे? मेरे को ना फंसा दे, सौरभ सर ने दिया, ठीक है। शादी से नहीं, शादी नहीं हुई अभी, अभी शादी नहीं हुई, 50 लाख पड़े हैं, नहीं दहेज भी नहीं है, उनके घर पे 50 लाख ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर दहेज लेंगे बच्चे, लगता है आपको ऐसा? हालात जैसे चल रहे, देने के लिए भी अब रेडी है वैसे हम लोग, ठीक है। मुद्दे की बात ये, 50 लाख इनकम टैक्स पूछ रहे कहां से आया, क्या वो कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे? इसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। सुनिएगा, अदर सोर्स में यही बात है, अगर इनकम टैक्स ने आपसे पूछा और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, भाई साहब 70% टैक्स लगा दूंगा आपके ऊपर, 50 लाख का 70% टैक्स लग जाएगा, 35 लाख तो टैक्स लग जाएगा, पेनल्टी और चलेगी, 50 लाख के बदले 80 लाख ले जाऊंगा आपके घर से। तो आप समझिए कितना हैवी इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखते हो, आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे जैसे कोई गाड़ी खरीद रहा है, वो पहले कवर हटा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है, क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि आपने फरारी खरीदी, नीचे ही लिखा हुआ आ गया, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड प्लीज डिस्क्लोज द सोर्स। और अगर उसने नहीं बताया, दैट मीन्स अनएक्सप्लेन्ड एसेट, यू कैन से ना, इनकम नहीं, तू जो खरीद रहा है, तेरे घर से ज्वेलरी मिल रही है, किसकी है तू बता नहीं पा रहा, तो तूने अनएक्सप्लेन क्या करा, एसेट। अब वर्ल्ड टूर पे चले गए, मैं देख रहा हूँ भाई इनकम टैक्स नजर करो भाई, 70 दिन से बाहर घूम रहा है बंदा वर्ल्ड टूर पे, और आया ये पैसा कहां से आया, अब नहीं बता, दिस इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज, अनएक्सप्लेन्ड कैश, जो भी चीज है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो उसे अनएक्सप्लेन बोल दिया जाता है, 70% टैक्स ले लूंगा आपसे। इसीलिए कोई भी इंसान अपने घर के कैश को बैंक में जमा नहीं कर। सबसे पहले आपको ये समझ आया, बिल्कुल। अब सर क्या करा जा सकता है? अब आप मुझे बताइए, अगर दुष्यंत सर के घर पे कितने रुपए कैश पड़ा हुआ था बच्चे, अगर वो मैरिज करने की एक्टिंग कर ले बेटे, एक्टिंग का मतलब है कि एक बैंक्वेट बुक कर दे, क्या हो गया बुक कर दिया, बैंक्वेट 50 लाख पड़ा है, बैंक्वेट वाले को बोला कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आने वाले, आप बुकिंग लीजिए बस। उसने कहा मैं क्यों लूंगा बुकिंग, सर ने 1 लाख रुपए पकड़ा दी, बोले अब ले लोगे आप,
बेटे तरीके से ही नहीं है, पर मेरे को आपको सिखाना पड़ता है, ऐसा मत सोचिएगा कि अच्छी चीज है, समझ रहे हो? ठीक है, कहीं आप सोचोगे अरे सर तो ऐसे बता रहे थे, नहीं बेटे, ठीक है। 1 लाख से आप कम पे भी लेकर आ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं मतलब 1 लाख रुपए, ठीक है। सो बेसिकली 1 लाख रुपए, ओहो बैंक्वेट वाला मान जाएगा, मान जाएगा। फिर बेटे जाएंगे शादी के कार्ड छपवाएंगे, क्योंकि बेटे पूरा ट्रेल मेल बुलाएंगे, वो करेंगे ना, इनकम टैक्स कल को आएगा तो शादी के कार्ड कितने में छप जाते हैं? 20,000 रुपए में छपते हैं, ठीक है। और क्या करना होगा, कुछ भी मिसलेनियस जो भी प्रूफ करने के लिए, बारात और सारा दिखाओ, खाने मतलब केटरर्स या वो जो भी है, ऐसे करके 2 से 3 लाख रुपए लग गए मेरे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या सर की शादी एक्चुअल में हो रही है? नहीं हो रही। तो उन्होंने जो जगह बुक करी है, ठीक है, उसमें कोई आ नहीं रहा उस दिन, कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। और सर ने दिखाना क्या है कि मैंने कितने बच्चों को या फैमिलीज को इनवाइट करा था, 1,000 फैमिलीज आ रही थी, समझ रहे हो आप? हो सकता है ऐसा, अगर बच्चों की लिस्ट अगर सर को देनी हो कि मैं तो बच्चों को बुला लिया। आपने देखा था बिहार में खान सर है, खान सर ने अभी देखा तो सार सब बच्चों को खाना खिला रहे थे, ठीक है। सही चीज थी, वो कह रहे थे पूरा पटना जाम हो जाएगा अगर मैंने ऑनलाइन वालों को भी बुला लिया। तो मुद्दे की बात है, सर ने भी बोला मैंने बैंक्वेट में मैंने शादी रखी थी, ठीक है, तो मैं तो सब बच्चों को बुलाया था, 1,000 स्टूडेंट था होते। अब आप मुझे बताइए, अगर 1,000 स्टूडेंट आए और अगर मान लीजिए एक बच्चा 5,000 रुपए दे रहा है, कितने रुपए हो गए? 50 लाख हो गया। शादी है मान लो, आज आज क्या डेट है? 5 अगस्त 25, 6 तारीख को हैप्पी एनिवर्सरी, वेरी गुड। दुष्यंत सर की शादी होगी बेटे, मन मेरे को तो अच्छा लग रहा थोड़ा, ठीक है। 6 अगस्त को सर बैंक में गए और पूरा का पूरा 50 लाख रुपए बैंक में डाला। ये तो पहले से पड़ा हुआ था, मैं तो वही गया है, बच्चों से थोड़ा ना आया ये। अब बैंक क्या करेगा, पैन नंबर लेगा, ये पैन नंबर इनकम टैक्स को देगा, इनकम टैक्स दुष्यंत सर को नोटिस भेजेंगे, और सर ने पहले से एक्सेल फाइल बना रखी है, ये 1,000 स्टूडेंट का नाम, उनका एड्रेस, किस कोर्स के हैं, और हर बच्चे ने 5,000 दिया। क्या मैं जस्टिफाई नहीं कर गया आपको? अब आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है इनकम टैक्स आपके घर घर आके बोलेगा तुम्हारे पास 5,000 कहाँ से है? वो आप उससे पूछिए, आपस में उन्होंने बात करी होगी, कुछ करी होगी, किसी का 5 दिखा दूंगा, किसी का 2 दिखा दूंगा, और वो कर दूंगा। आप पूछ लीजिए एग्जैक्टली। पकड़ने को तो पकड़ ही सकते हैं, समझ रहे? हो गएगा ये आज सीसीटीवी दिखाओ, तो मैं कोई फंक्शन करने को कर भी सकता हूँ, लेकिन आप ये समझो कि अमाउंट क्या इतना बड़ा है, उतना बड़ा अभी 500 करोड़ वाइट हो जाते हैं बेटे, जिसमें मैं फंक्शन बुक भी कर दूंगा, और मैं बोलूंगा हर गेस्ट ने मुझे 10,000 दिए हैं, और मेरे घर से ही 10 कलेक्ट कर रहे थे, पर मैंने कहा था भाई मेरे घर से उठाओ, शादी कराओ, मुझे दे दो, सीसीटीवी भी हो गया, बोल लो, समझ रहे हो? अब आप सोचिए बच्चे, क्या दुष्यंत सर की जब शादी होगी तो क्या बहुत सारा कैश कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐसा कई बार हुआ है बच्चे, सरकार ने कई बार शादियों पे इनकम टैक्स पहुंच गई तो है ना, बहुत प्रोटेस्ट हो गया था। इनकम टैक्स को भी पता है ये सब चीजें चलती, तो ना बहुत प्रोटेस्ट हो गया था कि तुम हमारे रिलीजन के ऊपर डाउट कर रहे हो, इतना ऑस्पिशियस ओकेजन है, टाइम निकाल के पंडित जी ने बोला शादी करनी है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया शादी। आप समझ रहे हो, ऐसा ट्राई करा कई बार सरकार ने, बट वो चीज आप सेंटिमेंट्स को क्रॉस नहीं कर पाते, समझ रहे हो? बट लोग इसी सेंटिमेंट का फायदा उठाते, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, क्या ये बहुत ही अच्छा रीजन नहीं है शादी करने का? अब बताइए कितने बच्चे शादी करने को रेडी हो गए हैं? सर क्या है, अभी और इकट्ठा कर रहे हैं, एक साथ ब्लैक करेंगे अभी, समझ रहे हो? और इकट्ठा कर रहे हैं सर, ठीक है। मुझे बताइए क्लियर है? अच्छा, तो अभी देखना भी और चीजें भी आएंगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं एनी गिफ्ट
रिसीव्ड अंडर अ विल, ओके, ये आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस। सर पेरेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टी होता है, जो पेरेंट्स का कैश होता है, पेरेंट्स की ज्वेलरी होती है, कैसा बच्चों के पास चला जाता है, तो ये बोला जाए अरे भाई, और अच्छा जरूरी है कि बच्चों के पास जाए, कोई पेरेंट बोले भाई मैं तो एक एनजीओ को डोनेट करके जाऊंगा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, उस एनजीओ को मिल गया वो। अब आप मुझे बताइए थ्रू इनहेरिटेंस कि एक इंसान है और अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो 10 करोड़ रुपए कैश इस एनजीओ को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए क्या उस एनजीओ के लिए मैं गिफ्ट में टैक्सेबल कर दूं? नहीं सर, इनहेरिटेंस या विल के थ्रू अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। आपने मूवी देखी है धमाल मूवी, तुम तो बहुत छोटे हो गए शायद से, डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़, देखिए, ठीक है, तो वो उसमें यही तो होता है, वो डोनेट ही तो कर देता है, ठीक है, उसमें जो एक्सीडेंट होता है उसके एक्टर का क्या नाम होता है? एक्सीडेंट होता है गाड़ी में एक्सीडेंट होता है ना, हाईवे। हाँ खाई में गिर जाता है, संजय दत्त। संजय दत्त नहीं, संजय दत्त, पता है तो मर्दों कहते हाँ हैं वो पता नहीं कौन सा एक्टर। हाँ प्रेम चोपड़ा। तो प्रेम चोपड़ा एंड में जब मरने वाला होता है तो वो कहता है कि तुम अच्छे लोग लग रहे हो, डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ है, तुम ले लेना, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो 3 लोगों को अगर मिल जाए वो 10 करोड़, क्या उनके लिए टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। इनहेरिटेंस और विल कह सकता है, हालांकि इस चीज को चल ठीक है तू बोलेगा पेपर वर्क थोड़ा है, ठीक है, तो सरकार ने कई बार ऐसा होता है बेटा, हॉस्पिटल में एक इंसान आखिरी सांसें ले रहा होता है, अगर वो वर्बली भी बोल दे इन फ्रंट ऑफ एनीवन तो भी होता है, तो इसको बोला जाता है अगर आपको मिल गया इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर, एक इंसान है वो मरने की स्थिति में है, तो क्या उसे ये बोला जाएगा पेपर वर्क कर लेते हैं पहले? ऐसा नहीं है, हो सकता है लूप होल हो सकते हैं, बट सरकार भी अब क्या ही कर सकती है, ठीक है, मतलब सरकार बना सकती है, आप सिचुएशन क्रिएट करके झूठे ट्रैक बना के कर सकते हो, तो फिर आपके ऊपर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो अगर वो चीज है, अगर कहीं के पास ऐसे पढ़े हुए मिल जाए वो मतलब कहीं पैसे बड़े मिल गए, अगर तू इनकम टैक्स को ये बताएगा ना कि ये पड़े हुए मिले थे, इसका टैक्स शीट में बताओ, तो तेरे से सारे कैश ले जाएंगे, वो तेरे है ही नहीं वो, तो बताइए मत उनको, ठीक है, बताइए, क्लियर है बच्चे? आइए, शादी करते हैं तो यार वो क्या कह रहे हो आप? क्या कहा आपने? दोबारा शादी करते हैं ना। एनिवर्सरी पे, जिस दिन एनिवर्सरी है उस दिन एक और शादी कर ली? दोबारा टैक्स पे जाना ठीक है, पर इंसान भी अच्छा बनने वाला जरूरी है। एनिवर्सरी है और कहीं और दूसरी शादी कर ली, उसी से दोबारा शादी कर ली, पर उसमें वो तो एक मतलब ऐसे है, पर नहीं, मैरिज का मतलब क्या होता है आप समझो, अभी आप सोच रहे हो एक बैंक्वेट में गए, मैरिज हो गई, मैरिज को रजिस्टर कराना पड़ता है कोर्ट में, बैंक्वेट बुक करने का मतलब मैरिज नहीं होता कि घोड़े पे बैठ गए आप चले गए उधर डांस कर लिया मैरिज हो रही है। मैरिज होने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है, नीप सराय में भी नो, उस तरफ साकेत के पास है, वहां पे आपको अपनी फोटो देनी होती है हस्बैंड वाइफ को, ठीक है, विद कार्ड का फोटो कॉपी, ठीक है, आप उसको रजिस्टर कराते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एक मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट है कि मेरी शादी हो रही है, समझ रहे हो, इसको बोला जाता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि 50th एनिवर्सरी पे फिर दोबारा आपने, ठीक है, तो दूसरी बार शादी होगी, लाओ भाई गिफ्ट लाओ, दोबारा शादी। एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, आप अभी का एग्जांपल ले लीजिए, अभी आप सब बच्चे मुझे बताए, आप सोच रहे हो कि सौरभ सर को 10,000 रुपए कैश गिफ्ट कर देंगे, ठीक है, अब अगर बर्थडे में मुझे आपको आपसे कुछ गिफ्ट मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? प्लीज सोच के, हर बच्चे ने 10,000 रुपए कैश दिया, टैक्सेबल है,
तो गिफ्ट है तो आपने तो पूरा ही स्क्रैच, गिफ्ट भी तो इनकम ही होती है। कौन से केस में? हाँ हाँ, रिलेटिव नहीं हो। अब आप बोलोगे सर राखी आ रही है, पहले राखी बंधवा लो फिर गिफ्ट ले लो, ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे, समझ रहे हो? सर अगर एक बिल है ऑलरेडी मेड है और वो बंदा मरते वक्त उसमें भी और बोलते तो कौन सा problem? ये तो भाई पहले फैमिली प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है, इनकम टैक्स का बाद में। ऐसा मतलब किसी का बिल लिखा हुआ है, एंड में कुछ और बोल के चला गया, ये तो डिस्प्यूट ही होगा पहले तो। हमारा ही है उसको इसीलिए। हाँ हाँ, बिल होनी चाहिए टेक्निकली, बट अगर उसने कुछ रिकॉर्ड कर लिया कि ये बिल मतलब फोर्सफुली करी, केस तो चलना, बेस तो बन जाता। ठीक है, चलिए सर और भी पॉइंट्स है क्या? और भी हैं? आपने वो लिख लिए थे, अब थ्योरेटिकल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, वो हम ऐसे ही जैसा लिखा होगा वैसा ही लिखेंगे बच्चे। तो फिर एलिमनी में पैसा अगर मिलता है उसकी निगरानी पे एलिमनी के ऊपर जो होता है उस पर टैक्स लगता है बेटे। मैंने एक उस पर वीडियो बनाई थी, मैं शेयर करूंगा। जनरली ये डाउट आता है, लड़कियां पूछती हैं जनरली। सर पूछा है कैसे स्पीड में नहीं एल्यूमिनी पे बनाई थी मैंने। टैक्स लगता है इस पर, नहीं एग्जेम्प्ट भी होता है एक लेवल पे, पर मतलब लमसम मिल रही है, मंथली मिल रही है, वैसे करके होता है। हाँ, अमाउंट पर वैसे, पर वैसे जनरली एग्जेम्प्ट है एल्यूमिनी। अब जी, अब आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, अभी ना और भी पॉइंट्स आएंगे बच्चे, और बस फिर मतलब मुझे रिलेटिव का बताना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे आज, इसको खत्म करना है। और जितना मैं कराऊंगा ना वही करना, अभी अदर सोचना धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज होता है। अदर चलिए, आप देखेंगे, आपने ये वाले पॉइंट देखे लिखे हैं अभी। रिलेटिव, ओकेजन ऑफ मैरिज, विल और इनहेरिटेंस इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर। अगला पॉइंट लिखिए फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी होता है एमसीडी, एनडीएमसी। भाई उन्होंने कोई गिफ्ट दे दिया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा अपनी सोसाइटी में, एमसीडी इनको गिफ्ट देती है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो वो टैक्सेबल होगा? एग्जैक्टली, तो वो नहीं होगा। यानी कि सरकार द्वारा अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है लोकल अथॉरिटी, तो नहीं होगा। अगला, फ्रॉम यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को, तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी अगर 1 लाख रुपए की है? नहीं होगी बेट। ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और मेडिकल। हॉस्पिटल इसलिए लिखा हुआ है, वो एम्स और ये भी मतलब हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटीज होते हैं, उस वजह से। लिख लिए वाला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। कोई लेना देना नहीं है अपने आप को हमें इसका, सिर्फ आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है? बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं भाई, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, बस लिख लेना रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड ना है कौन से सेक्शन में हो जाते हैं वो भी लिख लेना, अच्छी बात होती है। हालांकि ट्रस्ट की टैक्सेबिलिटी है नहीं, बट लिख लेंगे तो अच्छा है। फ्रॉम ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। क्या बच्चे? इनहेरिटेंस तो ऊपर ही आ गया था। इनहेरिटेंस में, हाँ मैं बोल रहा हूँ इनहेरिटेंस में जो पेरेंट से बच्चों के पास आ रहा है, दैट्स इनहेरिट, या इनहेरिट कर लिया आपने, तो वो चीज टैक्सेबल नहीं। नहीं नहीं नहीं, पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं था। हाँ ये वाला मैं, सर ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसका हाँ मतलब क्या है कि वो ये वही वाला है कि लाइक हाँ अपने डेथ बेड पे अगर कोई हाँ, बोल दे कि एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली भाई। वो वाला है ना, ठीक है। ठीक है, पॉइंट नंबर एच तक लिख लिया? नहीं नहीं, आई थिंक आपने अभी, हाँ ठीक है। अगला एच मत लिखो, चाहे सेम ही है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके अंदर और गहरी बात है, वो तो हमें मतलब भी नहीं है उसका। ठीक है, पॉइंट नंबर आई भी आपको ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, जे भी नहीं लिखना, मत लिखो, मतलब वो सिर्फ लिखने की बात हो जाएगी। ठीक है, अगला बस आपको ये जो करना है, आपको ध्यान है जब कोविड आया था,
तो क्या लोगों को पैसे की जरूरत थी? और अगर क्या पैसे नहीं थे, क्या लोग हेल्प कर रहे थे? बिल्कुल हेल्प कर रहे थे। तो क्या ये भी गिफ्ट नहीं हो जाएगा? मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा था कि मेरे एक फ्रेंड को 50,000 चाहिए, लाख रुपए चाहिए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, बेड अवेलेबिलिटी, तो पैसे की ट्रांजैक्शन ही बहुत हो गई थी उस टाइम। ठीक है, जैसे गुरुद्वारा से आगे आ रहे थे कि आप डोनेट करिए हमारे यहाँ पे, हम हेल्प कर रहे हैं। था कि नहीं था? बहुत था सर। तो कोविड के टाइम पे सरकार ने बोला, अगर किसी ने किसी दूसरे इंसान से पैसे लिए हैं, ठीक है, तो टेक्निकली तो एक गिफ्ट हो गया। और अगर वो किस लिए लिए हैं? फॉर कोविड ट्रीटमेंट, फॉर कोविड एक्सपेंडिचर ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली, तो हम 56(2)(10 नहीं लगाएंगे। बस आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, जिस बंदे को पैसे मिल रहे हैं कि उसे कोविड हुआ था। और दूसरी बात कि अगर उसका खर्चा था तो मेडिकल खर्चे के बिल भी दिखा दे भाई। वरना लोग सारे के सारे क्या कर देंगे, कोविड में किसी को हो नहीं रहा, बोल रहे सब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिल रहा है। प्रूफ तो सरकार ले ही रही है उस। ठीक है, एक बार इसको रीड करेंगे आराम से। तो एनी गिफ्ट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन, यानी कि गिफ्ट किसको मिला है? बाय इंडिविजुअल। किससे मिल रहा है बच्चे? एनी पर्सन, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर actually incurred by him on the medical treatment or treatment of member of his family for illness related to COVID। भाई साहब, एक बंदे को हार्ट की सर्जरी करानी है, आज उसको गिफ्ट मिल रहा है। उसने बोला हार्ट की सर्जरी करानी है, पैसे दे दो, उसने बैंक अकाउंट शेयर करा, लोगों के पैसे भी आ गए। टैक्सेबिलिटी क्या होगी इसकी? होगा टैक्सेबल। सिर्फ कोविड के टाइम पे हुआ था, और कोविड डिसीज के लिए है बस। समझ रहे हो? आप देखते हो कि किसी को जरूरतमंद के लिए बैंक अकाउंट डिटेल है, उसको डोनेट करो, ठीक है, तो क्या उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? टैक्सेबल तो है। क्लियर है बच्चे? तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए सरकार ने माफ करा था? कोविड के टैक्स। ठीक है, आगे देखिएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड लिखा, फॉर दिस पर्पस द इंडिविजुअल हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट खुद की, अगर उसने खुद के बेसिस पे पैसे मांगे हैं तो, और फैमिली मेंबर, through investigation in hospital and all necessary documents of diagnosis treatment of individual। अपने को इतना सारा याद नहीं करना होता। अब मैं जो आपको बोलूंगा वो लिख लेना बस, सिंपल वर्ड, ठीक है? तो लिख लीजिएगा, by an individual from any person, by an individual from any person for medical treatment, for medical treatment of himself और सर आपने ट्रीटमेंट की बात क्या बोला था? और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इंडिविजुअल का खुद का, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और फैमिली मेंबर ऑफ सच इंडिविजुअल, फुल स्टॉप। Such individual has to maintain following records, following records। Point number 8, such individual has to maintain following records। पहला, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट। पॉइंट नंबर बी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हॉस्पिटल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हॉस्पिटल। क्लियर है बच्चे? और इसके साथ में आप छोटा सा लिख दो, एनी अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है, किसी को 1 करोड़ भी दे दिए, अमाउंट की लिमिट लग रही है यहाँ पे? कोई लिमिट नहीं है बेट, एनी अमाउंट। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या कि कोविड की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई? अगर एक एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो गई, क्या आपको लग रहा है उसकी कंपनी उसके फैमिली मेंबर को पैसा देती? बिल्कुल होता है। और ऐसा भी हो सकता है सरकार ने भी पैसे दिए हो, या मिलके किसी फैमिली में अलग लोगों ने हेल्प कर दी हो, कि उसकी फैमिली को तो सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? पहले एक बार पढ़िएगा आराम से। बाय अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन, द पर्सन हु हैज डाइड, ठीक है, उसकी फैमिली को मिल रहा है।
ठीक है, एक इंसान उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड या वाइफ या ब्रदर पेरेंट्स को पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज पर्सन, कितने अमाउंट तक, अमाउंट लिखा है यहाँ पे नहीं, विदाउट एम्प्लॉयर भाई साहब 5 करोड़ दे दे तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। दूसरी बात, फ्रॉम एनी अदर पर्सन, फ्रॉम एनी अदर पर्सन टू द एक्सटेंट सच अमाउंट सच सम और एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 10। भाई साहब एम्प्लॉयर जो मर्जी दे रहा है, मैं समझ आ रहा है, कंपनियों में बैठे पोजीशन होती है लोगों की, 70 लाख का पैकेज होता है। मैं एक बहुत ही क्लोज, आप फ्रेंड कह सकते हैं, दूर का हो, बहुत अच्छा पैकेज था उनका 60 लाख, बट एज 45 ईयर्स थी, और उनकी डेथ हो गई, उनकी कंपनी ने उनके हस्बैंड को 5 करोड़ रुपए दिए ईवाई में। इंश्योरेंस भी होती है, भी होता है, उनका क्लेम इतना बन रहा था, ग्रेचुटी बन रही थी, ठीक है, लीव सैलरी होता है कुछ, और एक भाई अगर ऐसा लॉस ऑफ लाइफ है, इतना डेडिकेटेड एम्प्लॉय, कंपनी ने दिया पैसा, समझ रहे हो। बट अब सवाल ये है, क्या कोविड की वजह से डेथ हुई, नहीं। अगर कोविड की वजह से डेथ होती है और अगर एम्प्लॉयर देता है तो सारा का सारा एग्जाम, और अगर एम्प्लॉयर की जगह कोई और देता तो कितने अमाउंट तक, अपने अप टू 10 लाख। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से ये एज इट इज ही लिख लो, ए और बी सही से लिखा हो। कोविड कोविड होना, इसमें भी आपको रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, और 6 महीने के अंदर अंदर आप ये प्रूव करें कि कोविड की वजह से डेथ हुई है, कि डेथ भी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोविड हुए 3 साल हो गए, आज एक इंसान की डेथ हो रही है, कह रहा कोविड की वजह से हो रही है, ना भाई, कॉज ऑफ डेथ भी तो देखना पड़ेगा, नहीं तो लोग तो झूठी बोल देंगे बेटे, समझ रहे हो। तो एक बार लिखिएगा इसको, टेक्सुअल हो जाएंगे, अनलेस गवर्नमेंट अब इसको फर्दर कोई नोटिफिकेशन ना ले आए कि जस्ट फॉर दैट इवेंट इनकम टैक्स ने बोला हम टैक्स नहीं लगा रहे, वो चीज। ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन है जो आप नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, हर चीज हम एकदम से नहीं पढ़ सकते। जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, उनके पास बुक्स अलग होती, आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक्सट्रैक्ट डाले होते हैं। हाँ जी बच्चे, क्लियर है, नोट कर लिया बच्चों ने, और ना वो भी लिख देना, वेयर द कॉज ऑफ द डेथ इज इलनेस रिलेटेड टू कोविड। आगे इतना पेमेंट कितने टाइम में, ये सब इतना रहने दो, या लिख दें इसको, इस लेवल तक जाता नहीं है वैसे, रहने दो, कॉज ऑफ डेथ सिर्फ कोविड तक ही लिख देना। लिख लिया, है जी बच्चे, सेट है कहानी, बस बेटे, बस एक रिलेटिव का चार्ट देना और खत्म होने वाला है बस। एक आखिरी चीज लिख देना, नोट लिख दो चाहे इसके नीचे, द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव। नोट लिख लीजिएगा बस यही, द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। द डेथ ऑफ इंडिविजुअल should be within 6 months from the date of testing positive. Okay. Date of testing positive. कहिए साहब जी, क्लियर है।
चलिए अब एक लास्ट चीज रह गई है, वैसे मूवेबल के ऊपर भी रहती है, बट आइए कितने पॉइंट लिख लिया आपने वैसे? अब मैं एक रिलेटिव का चार्ट बना रहा हूं ये इंडिविजुअल है जी। अब सवाल ये है कि ये इंडिविजुअल किन किन लोगों से, सबसे पहला पॉइंट क्या पॉइंट था वो, रिलेटिव से ले सकते हो आप गिफ्ट कितना भी। अब सवाल यही आता है कौन कौन रिलेटिव है सर। तो अगर ये इंडिविजुअल है तो इसका सबसे पहले रिलेटिव बोल रहा हूं बच्चे मैं, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ स्पाउस लिख रहा हूं। स्पाउस का मतलब क्या होता है बच्चे? एग्जैक्टली जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। अगर एक, हाँ ठीक है, सिर्फ वाइफ नहीं होता, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर एक इंडिविजुअल है तो उसका स्पाउस उसका रिलेटिव है, बहुत अच्छी बात है जी। फिर क्या है सर, मतलब अगर स्पाउस से कोई भी गिफ्ट हो, अगर मान लो मैं सपोज करो जागृति मैम को 2 लाख रुपए कैश गिफ्ट कर दूं, क्या उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्पाउस गिफ्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो। अब आप मुझे बताइए इंडिविजुअल जो है, अब कौन कौन आ जाएंगे? ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी। इंडिविजुअल के जो भी भाई बहन है वो रिलेटिव में है, यानी कि इनसे गिफ्ट लिया गया टैक्सेबल नहीं होगा। कजन्स भी आ जाते हैं बेटे। स्पाउस के भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे, वो भी। मैं ना बॉक्स नहीं बना रहा किसी में भी, क्योंकि आप ये समझो कि मेरे लिए, चलो इसके लिए दो बना लेता हूं कि हम मेन किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, इंडिविजुअल। तो ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस के भी ब्रदर एंड सिस्टर अगर इस इंडिविजुअल को गिफ्ट करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप मुझे बताइए इंडिविजुअल के पेरेंट्स, फादर एंड मदर, अगर इंडिविजुअल को गिफ्ट करेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पाउस के पेरेंट्स, दैट इज फादर एंड मदर, अगर इंडिविजुअल को गिफ्ट करेंगे तो क्या टैक्सेबल होगा? नहीं है, क्योंकि वो भी रिलेटिव के अंदर आ रहे। फादर के ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओ माय गॉड, मतलब क्या हुआ बेटे, पापा के भाई कौन हुए? चाचा और ताऊ जी। एंड सिस्टर्स बुआ हो गए। तो क्या अगर वो भी इंडिविजुअल को गिफ्ट, आपकी बुआ, आपके ताऊ जी, आपके चाचा आपको गिफ्ट करें, क्या कोई दिक्कत उसमें? कोई दिक्कत नहीं सर। सिमिलरली, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिखना है। मदर के भी क्या सर ब्रदर एंड सिस्टर्स है? हाँ बेटे हाँ। यानी कि आपकी मम्मी के जो ब्रदर है वो कौन हुए? मामा। और सिस्टर हो गई मासी। वैसे जनरली जैसे बुआ की साइड से ज्यादा अटैच होते हैं बच्चे, या मासी और मम्मी वहीं खींच ले जाती है फिर? हाँ इक्वल, इक्वल है तो अच्छी बात है, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। मेरे को, मतलब मैं घर के हिसाब से बताऊं? हाँ मतलब ज्यादा कनेक्ट आप, मतलब मम्मी जिधर लेके जा रही है वहीं जाते हो बस। ठीक है, मामा और मासी से ज्यादा वो हो जाते हो, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छी बात है सर ये तो। और अगर मैं आपको बोलूं स्पाउस के पेरेंट्स इधर बना दूं ना अभी, है ना, फादर एंड मदर स्पाउस के जो बनाए थे, ओके। अच्छा इंडिविजुअल और स्पाउस के बच्चे, अगर जो बच्चे हैं अगर वो गिफ्ट दे, मान लो अगर मैं बोलूं जैसे मेरी डॉटर इनाया रुद्रांश मुझे गिफ्ट करे, ठीक है, उनको मान लो कोई पैसे मिले, मैंने कहा कि मुझे गिफ्ट कर दो, तो आप मुझे बताइए क्या मेरे लिए टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। और बेटे
बच्चों के बच्चे हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब फैमिली के अंदर ही आ रहे हैं बेटे, रिलेटिव के अंदर आ रहे हैं। और इसी एंगल से आपको अब दिमाग में आएगा सर दादा दादी नाना नानी आएगा ना अभी। तो क्या इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स क्या वो भी सर कवर हो रहे? बिल्कुल हो रहे। और सर क्या स्पाउस के जो फादर मदर हैं उनके भी फादर मदर कवर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं बेटे। क्या मैं कह सकता हूं काफी आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन स्पाउस के जो पेरेंट्स उनके भाई बहन डाले हुए नहीं डाले, वो नहीं आएंगे पेपर में आएगा ऐसे। हाँ ठीक है, वो नहीं है। अब मैं लास्ट चीज जो जोड़ रहा हूं, भैया अगर आपके भाई की शादी हो गई, आप एक इंडिविजुअल हो या आपका ब्रदर है, तो भैया तो आ गए, उनकी शादी होगी तो उनके स्पाउस आ जाएंगे क्या? बिल्कुल, उनके स्पाउस साथ में जोड़ दूंगा। अगर आपकी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूँ जीजा जी भी कवर हो गए बेटे? सिमिलरली स्पाउस, यानी कि मैंने जो जो लिखा मैं सबके स्पाउस जोड़ दूंगा बेटे। हाँ मतलब आ जाएंगे, अच्छी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए, जितने ज्यादा रिलेटिव होंगे उन लोगों से बाय चांस, ऑब्वियसली ये थोड़ा ना बोलोगे आप रिलेटिव हो पैसे लाओ, बट ये है कि इनसे अगर कुछ आ रहा है ड्यू टू एनी सिचुएशन तो टैक्स नहीं लगेगा। पेमेंट इनकम सर। आप मतलब देख लो, मतलब 10 जनरेशन तक भी, ठीक है। मतलब अगर ऐसे भी यही लोग हाँ ये शादी, शादी में तो आपको किसी से भी मिल रहा है, ये तो पहला वाला पॉइंट है, रिलेटिव से मिल रहा है बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताइए स्पाउस के जो ब्रदर है, उसकी तो शादी होगी, शादी तो सबकी होती है बेटे। स्पाउस की जो सिस्टर है उनके भी स्पाउस। अच्छा बच्चों की शादी हो गई तो ओ माय गॉड, और उनके बच्चों की, ओ माय गॉड। अच्छा ये आपने चाचा और ताऊ जी तो लिए थे, चाची को भूल गए बेटे आप, उनकी स्पाउस। बुआ और बुआ के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? फूफा जी। ऐसी मम्मी की साइड के ब्रदर मामा और मामी, और मासी और मौसा, और फादर के स्पाउस तो मदर ही है ना। यहाँ पे थोड़ा ना लिख दूंगा दोबारा से। आप मुझे बताइए, जहां जहां रिस्पेक्टिव मैं स्पाउस लिख सकता था मैंने लिख दिया बेटे। ये एक पेपर में आपको ऐसे घुमा हुआ पॉइंट आएगा जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए भाई ये चार्ट है, इन लोगों से इंडिविजुअल को मिलेगा पैसा तो एग्जैम्प्ट है, अगर इसके अलावा कोई है तो टैक्सेबल होता। क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए एक बार, और इसमें लास्ट पॉइंट है और फिर खत्म है हमारी ये वाली बात। क्या बच्चे? ये नोटिफिकेशन के थ्रू देखना, वैसे अगर अडॉप्टेड और इस तरीके से है तो वो भी इंक्लूड होने चाहिए। सर आपने आज टेस्ट के मार्क्स दिए थे क्या? क्या बच्चे? आज आपने टेस्ट के मार्क्स दिए थे क्या? नहीं। सर कब मिलेंगे? और एक हफ्ता लगेगा अभी बच्चे, अनुराधा मैम को बोलता हूँ भी ना, सितंबर का जिनका वो था ना वो दे रहे थे, पर एक हफ्ता तो लगेगा, फिर मिल जाएगा हमको। आप चिट्ठी करते? नहीं अनुराधा मैम करते हैं, हम 7 बजे तक इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अच्छा। मैं तो पढ़ाते ही रहता हूँ, फिर वीडियो डालना और वो टाइम नहीं लग पाता, इतने सारे बैचेस होते हैं तो वो होते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके, बना लिया ना बच्चों ने? लास्ट पॉइंट है बेटे और खत्म हो जाएगी बात। गिफ्ट या तो आपको याद है, गिफ्ट या तो कैश में मिलता था या मूवेबल। मूवेबल का मतलब, अगर मैं आपको मोबाइल फोन गिफ्ट कर दूं, इज इट इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल? ना एसेट ही है ये। अच्छा डिप्रिशिएट नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मूवेबल में कौन सा चीज होती है जो डिप्रिशिएट नहीं हो रही? अच्छा ज्वेलरी हो गई। अच्छा तो वो होगा, सही जा रहे हो वैसे तो। पर अगर मैं, अच्छा गाड़ी अगर दे दी मैंने आपको तो? अच्छा ठीक, ये पहले से कहीं सुना होगा। नहीं नहीं, वो तो कैपिटल गेन के अंदर बात करेंगे।
मैं जनरली कह रहा हूं, जैसे अगर मान लो तुम जैसे इधर आ रहे हो, ठीक है, और आपने क्या करा कि आप एड्यू जंक्शन में जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, आपने बोला अमाउंट नहीं जी, हम तो गिफ्ट देंगे, ये लो मोबाइल पकड़ो, समझ रहे हो? दूसरा कोई आ रहा है, ये लो गाड़ी पकड़ो। बेटे अंबानी जी की शादी पे कितने सारे ऐसे हुआ नहीं था, वॉच गिफ्ट करी जा रही थी 3-3 करोड़ की, 4-4 करोड़ की, हालांकि उसमें गोल्ड लगा हुआ था, डायमंड लगे हुए, तो उसने आइडेंटिटी बदल दी, टेक्निकली तो गोल्ड गिफ्ट करा, पर ऐसा हो रहा था कि मतलब किसी ने जेट गिफ्ट कर दिया, एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर दिया, ठीक है, उनको मिला था वैसे। पर मैं एग्जांपल उधर ना ले जाके मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मैं आपको 1 लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूँ, आपके हैंड्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, मेरा ये सवाल है। क्या ये कैश है? कैश नहीं है। क्या मूवेबल है? जनरली यस, मूवेबल तो है। इसी तरह मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, प्रोजेक्टर, एसी, टीवी, सोफा, कार, ये सब तो टैक्सेबल होना चाहिए, पर ये कुछ भी टैक्सेबल नहीं। फायदे वाली बात, क्योंकि सरकार कह रही है कि मूवेबल की हम डेफिनेशन बता रहे हैं, और अगर वो आइटम वो चीज है तो ही 56 to 10 लग रहा है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, हेडिंग डालिएगा, डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अब जो हम लिस्ट लिखेंगे ना, सिर्फ वही मूवेबल 56 to 10 में आ रहा है। सबसे पहले लिखिएगा शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ओके। यानी अगर मैं आपको शेयर्स गिफ्ट करूं, पहला मत देखिए, मूवेबल तो उधर हो ही चुका है, ठीक है। शेयर्स, अगर मैं आपको शेयर्स गिफ्ट करूं, सिक्योरिटीज गिफ्ट करूं, तो क्या वो मूवेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो सबसे पहला लिखिएगा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिर जल्दी लिखना बच्चे। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये क्या होता है बच्चे? पुराने टाइम की कलेक्शन जो कि इतनी महंगी महंगी हो जाती है बेटे, एंटीक। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। आपने देखा होगा बेटे, बीच बीच में मैं ड्राइंग करता हूं, तो क्या वो ये वाली ड्राइंग की बात कर रहे हैं? नहीं। बेटे पर मेरी ड्राइंग भी तो बहुत वैल्यूएबल होती है, नहीं होती है? होती है ना बेटे, वही बात कर रहे हैं बेटे, वही मैं लेके चली। पेंटिंग, पेंटिंग भी करता हूँ बेटे मैं। पेंटिंग में पेंट ब्रश यूज करते हैं, ड्राइंग में पहले वो पेंसिल 6B और 8B होती है। स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। बुलियन क्या होता है बच्चे? गोल्ड के बिस्किट। सर इसमें गोल्ड आ चुका है, हाँ बेटे। ज्वेलरी, तो सर सिल्वर, बेटे ज्वेलरी का बहुत बड़ा मतलब, सिल्वर, डायमंड, और भी कोई भी प्लैटिनम, जो भी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू, ये सब अगर है तो ही मूवेबल एसेट है, तो टैक्सेबल होगा। हाँ, ये एसेट जो है, अगर मैं आपको ज्वेलरी दूं, अगर मैं आपको पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, बुलियन दूं, ठीक है, फ्री में दे दिए, तो क्या 56 to 10 लगेगा? लगेगा। अगर मैं आपको मोबाइल दूं, तो आप सोचो किस कैटेगरी, क्या वो कैश में आया मोबाइल? नहीं आया। मूवेबल में आया? नहीं आया। एमोल में भी नहीं आया, बाहर हो गए ना। कहां से? यही तो डेफिनेशन है मूवेबल की। इसमें कहां पे कार लिखा हुआ है? समझ रहे हो? वर्चुअल डिजिटल एसेट का भी आपने कुछ नहीं करना, डिजिटल एसेट्स में मतलब और भी कॉइन्स और वो सब भी आ जाते हैं, समझ रहे हो? करेंसीज भी आ जाते हैं। हाँ जी, इमूवेबल लैंड एंड बिल्डिंग, खाली लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, इमूवेबल, ये चीज। बताइए, क्लियर है बच्चे? सारी बात खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन हमने देखना है, बट अब आपका सोच एक लेवल और ऊपर ले जाके, एक जस्ट, अब आपने इतना पढ़ लिया बेटे, क्या आप मुझे कोई जूलर की दुकान बता सकते हैं? ज्वेलरी बिजनेस में कोई कंपनी? हाँ, तनिष्क। क्या मैं कह सकता हूं तनिष्क जो है, वो पहले ज्वेलरी को परचेज करता है और फिर ज्वेलरी को सेल करता है? तो जब ये परचेज करते होंगे तो ये बहुत सारे, मतलब ऐसा हो सकता है कि नेगोशिएट करते होंगे कि भाई बल्क में खरीदना है 100 करोड़ का सामान, या बस ऐसे ही गए और खरीद लिए होंगे?
या दे विल हैव अ टीम जो कि अक्रॉस इंडिया जो भी सप्लायर्स बड़े लेवल पर है सबसे इनका कॉर्ड बिल्कुल होता हो। आप ज्वेलरी खरीदते हो आपके घर के पास जो दुकान होती है ज्यादा से ज्यादा 2-4 किलोमीटर चले जाओगे, ये तो पूरे इंडिया में भाई साहब बिडिंग डाल देंगे। क्योंकि इनको तो अगर इतना सा भी मार्जिन होगा इतने बल्क में होगा तो उसी का तो इम्पैक्ट है, तभी तो प्रोक्योरमेंट टीम हायर करी जाती। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने जो मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी खरीदी, मार्केट वैल्यू वाज 600 करोड़ ऑफ द ज्वेलरी दैट दे परचेज, बट दे परचेज्ड फॉर 550 करोड़। ओ माय गॉड, कितने की डील क्रैक कर ली इन्होंने? दे परचेज फॉर 550 करोड़, बट दैट इज समथिंग वर्थ 600। अब सवाल ये है, तनिष्क के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट? आई एम सॉरी, 50। तो क्या मैं इसको अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दूं? मतलब उसने इतनी मेहनत करी जिंदगी में, 500 वेंडर के साथ नेगोशिएट करा, 500 मीटिंग करी, और जो मेरे को डिस्काउंट मिला, मतलब ये टेक्निकली डिस्काउंट ही तो है धंधे के एंगल से, टैक्सेबल होता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इसके लिए जो ज्वेलरी है वो मुझे बताइए कैपिटल एसेट है या स्टॉक है? तो भैया स्टॉक के ऊपर नहीं लगता ये। द वन हु इज रिसीविंग इट शुड रिसीव इट एज अ कैपिटल एसेट। धंधा थोड़ा होना चाहिए आपका उसमें। धंधा है तो आप तो डिस्काउंट को गिफ्ट बोल रहे हो, ये तो आप समझ रहे हो। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो क्या अगर ये तनिष्क था तो क्या वैल्यू ऑफ द गिफ्ट निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 56 to 10 will not apply because jewelry is stock for recipient, the one who is receiving it. If I am receiving it, और अगर मेरे लिए स्टॉक है तो मेरे को आप गिफ्ट नहीं बोल सकते मैंने सस्ते में ले लिया। और अगर मैंने रिसीव करा होता है एज अ कैपिटल एसेट तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अगर इसने खरीदा होता तनिष्क की जगह कोई और बंदा जिसको 600 करोड़ की चीज 550 में मिली, तो उसे फायदा है 50 करोड़ का, बिल्कुल टैक्सेबल होगा। बिकॉज वाई? बिकॉज यू आर रिसीविंग इट एज अ कैपिटल एसेट। अगर रेसिपिएंट एज कैपिटल एसेट रिसीव करता है तो 56 to 10 लगता है, एज स्टॉक रिसीव करता है तो नहीं लगता। बताइए साहब, क्लियर है? एक ये एग्जांपल बना लो, क्योंकि सर ये आपको ऐसे मतलब दिखेगा भी प्रोविजन में भी, पर अब जब सारी चीज हो गई तो आपको फर्दर ऐड ऑन अच्छा लगेगा। हाँ जी, ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? ओके। आइए बच्चे, अब हमने क्या करना है, हमने एक क्वेश्चन देखना है इसके ऊपर। वो क्वेश्चन देखेंगे पहले, आज खत्म ही करेंगे इसको। चलिए बन गया।
ओके, अभी इसके बाद कोई क्लास है क्या बच्चों की? मेरे साथ ही है ना? अगर अभी 1 घंटा ये भी पूरा प्रैक्टिस करके खत्म कर ले तो चल जाएगा ना, क्योंकि ना इसको देखते हैं, मतलब अगर आधे घंटे में हो गया तो फिर अकाउंट्स लूंगा, अगर लंबा मतलब पूरा प्रैक्टिस करने में टाइम लग रहा होगा तो भी टैक्स ही लंबा करा देता हूँ। हाँ, तुम्हारी तो नहीं थी, सीएस वालों की तो नहीं। लेकिन वो 2 महीने का सिलेबस है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपको। और एक रीजन है, टाइमिंग भी क्लैश कर रही है, और दूसरा ये है, आई एम नॉट इन अ हरी, मतलब वो 2-2.5 महीने में खत्म हो जाता है। हाँ, अकाउंट्स एफएम छोटा है, मतलब वो चीज है। आओ बेटे आओ। कौन सा पेज है? पेज नंबर 450। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 8.2 देखते हैं बेटा पहले। क्या लिख रहे हैं एक बार देखते हैं। आर इज अ फ्रेंड ऑफ ए। ओके, दोनों दोस्त हैं। हैज गिफ्टेड इमोल प्रॉपर्टी टू ए। तो आर ने ए को एक इमोल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट इज 45 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है बेटा? ओहो, आगे क्या बोल रहे हैं? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10)। वो कह रहे हैं ए के लिए कितना टैक्सेबल होगा। बहुत ही आसान। क्या मैं कह सकता हूं, फ्री गिफ्ट है, 50,000 जो ऊपर है तो सारा का सारा टैक्सेबल हो गया। ठीक है, देखते हैं आप सेकंड में क्या करते हैं। व्हाट शेल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इफ ए परचेज द प्रॉपर्टी फ्रॉम आर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 36 लाख। यानी कि आर ने ए को दी प्रॉपर्टी 45 की, और इसने पे कितना कर दिया? 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 9 लाख। अब चेक कर लीजिए ना, 2 लिमिट के हिसाब से। एग्जैक्टली ठीक है। मैं एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सब बच्चों को वैल्यू ऑफ गिफ्ट समझ आया? 45 लाख की चीज पे 36 लाख की पेमेंट कर रहा है, तो 9 लाख रुपए हो गया। अब जो लिमिट होती थी वो दो होती थी। एक लिमिट तो थी 50,000, और दूसरी 10% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितनी है बेटा? तो 3.6 लाख ही तो आएगा। तो हायर कौन सा हुआ? 3.6। योर वैल्यू ऑफ द गिफ्ट exceeds the limit, that is 3.6, entire value will be taxable। 9 लाख आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मुझे बताइए, 9 लाख shall be taxable in the hands of A। समझ आया बच्चे? अभी 8.3 हम करेंगे, मैं ही कराऊंगा आपको, लेकिन आइए पहले प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। जैसे कंसिडरेशन 10% वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो गिफ्ट वैल्यू भी फिर थोड़ी टैक्सेबल हो गई। एक बार फिर से बोल। कंसिडरेशन 10% जो होगा उसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो 10% है। नहीं, कंफ्यूज हो रहा है तू, पहले लिख उसको, जो भी क्वेश्चन था। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द गिफ्ट निकाल। दूसरा के 50,000 फिक्स्ड है,
दूसरे उसके बाद लिमिट क्या है 10% ऑफ कंसिडरेशन। अब वो लिमिट को कंपेयर कर हायर कौन सा है, तो तेरी लिमिट फिक्स हो रही है उससे। फिर दोबारा मैं गिफ्ट को देख रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार डाउट पूछ, एक बार क्या चीज बोल रहे हैं। जैसे जहाँ आपने समझाया इससे आगे, जैसे गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से कम है और गिफ्ट की वैल्यू एग्जाम्पल बना लेते हैं। मेरे को बता, एक इंसान ने, एक मिनट बच्चे एक बार इधर देखते हैं। मान ले ए ने बी को गिफ्ट करा, कितनी वैल्यू लूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी लूं, 2 लाख, ठीक है। फिर बी ने कुछ पे करा, 1,60,000। अब तू मुझे बता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, 40,000, ठीक है। अब निकालते हैं लिमिट, वैसे तो आंसर सीधा ही आ जाएगा। अब मुझे बता, दो लिमिट निकालनी होती है। पहली लिमिट क्या हुई 50,000, दूसरी लिमिट क्या होगी बता 10% ऑफ कंसिडरेशन 16,000, विच एवर इज हायर। तो लिमिट क्या फिक्स हो गई 50,000। क्या तेरा गिफ्ट लिमिट से ऊपर गया, नहीं गया। हाँ, तो ये सारा का सारा एक साथ 50 की लिमिट, क्योंकि अगर वो है तो क्लियर है। चलिए आइए बच्चे, प्रॉब्लम नंबर 1 देखना बेटा, और आंसर भी लिखा हुआ है, बट एक बार रीड करिए प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4, ठीक है। कहीं अटकोगे तो बताना। फादर वाला 2 लाख फादर से, 50,000 20, 70 टोटल फ्रेंड से मिला है, तो 70 का 70 टैक्सेबल हो जाएगा ना। ईच ऑफ हिज फ्रेंड SNT, टोटल बैठ रहा है 50,000। फ्रेंड तो टैक्सेबल कितना वैल्यू कितनी हुई फ्रेंड से, 15,000 फ्रॉम SNT ईच। S से 15, T से 15, 30,000 और 20 और 50, डॉट 50,000 एक्सीड नहीं हो। अच्छा, ठीक है। मैडम गाड़ी मूवेबल की डेफिनेशन में नहीं आ रही। गाड़ी जो है बेटे कैश में आई नहीं आई, मूवेबल में आई नहीं आई, इमूवेबल में भी नहीं आई, तो उसके ऊपर लगी नहीं रहा प्रोविजन, तो लूप होल है, गाड़ी गिफ्ट कर दो, मोबाइल गिफ्ट कर दो। समझ रहे हो, 56 to 10 डज नॉट अप्लाई बिकॉज कार इज नॉट in the definition of movable property, hence 56 to 10 is not applicable. कैश तो होता ही है ना, कौन सा वाला मैडम, ये ना इसने अपनी ओके ऑन द ओकेजन मैरिज, मैरिज का किसी से भी लो, सारे एग्जाम, समझ रहे हो? सर फिफ्थ पॉइंट टैक्सेबल होगा वो फिर क्या भाई, एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तेरी 1 करोड़ है, 9 लाख रुपए का गिफ्ट हो गया। रुक जा देखो, कौन से पॉइंट का कह रहे हो। वैल्यू ऑफ द गिफ्ट कितना आ रहा है 9 लाख, और वो उसके अंदर अंदर है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा पहले वाले में तो। गिफ्ट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट 9 लाख, ठीक है। और क्या बोलते हैं 10% कितना आ रहा है 9 10, तो 9 10 के अंदर है ना तेरा गिफ्ट। लिख के कर इसको, जब तक लिख के नहीं करेगा समझ आएगा किसको वाला। वैल्यू निकालो, लिमिट निकालो, लिमिट कितने कितना आ रहा है, और नीचे वाला चलो मैंने पढ़ा नहीं क्या है।
हाँ 90 लाख अगर होता तो वैल्यू ऑफ द गिफ्ट 10 लाख 9 लाख तो टैक्सेबल हो जाता। हाँ जी, फिफ्थ वाला हुआ या प्रॉब्लम है बच्चे बताओ। ऑल क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे, मतलब आपको ऐसे सारे प्रोविजन समझ आ गए, बट अब हमको ये देखना है बच्चे कि भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या सर गिफ्ट का कभी कभी आ जाता है, आ जाता है बेट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6-7 नंबर और बहुत चांसेस आएंगे, समझ रहे हो। तो आइए एक बार देखते हैं क्या कहानी है। एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। बस मैंने ना आपका नंबर सेव कर दिया, बस मैं क्लास में था, अभी कॉल आ जाएगा आपको 5 मिनट में बस, ठीक है बच्चा। ओके ओके। चलिए आइए बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 8.3 ये मेजरली आप ही करोगे सॉल्व, ठीक है, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करूंगा इसमें। अब आपको ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके दिमाग में वो पैटर्न बैठे हुए। मिस्टर एक्स 42 ईयर्स गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। क्या मुझे बता सकते हैं फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर एक ही बात होती है जी। तो आप इसको चाहे फाइनेंशियल ईयर बोल लो, बट पेपर में ऑब्वियसली अभी आप नए नए स्टार्ट करो इसलिए बोल रहा हूँ मैं बच्चे कि फाइनेंशियल ईयर, बट पेपर में क्या लिखना होगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो लैंग्वेज होती है टैक्स की। और सर ये देखो कितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं सर, 11 पॉइंट, और वो क्या कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नेट इनकम। सर ये नेट इनकम क्या होता है बेटे, वैसे तो नेट इनकम नाम का कोई शब्द नहीं होता, इसको टोटल इनकम मान लेते हैं, पांचों हेड का टोटल और डिडक्शन माइनस कर, ठीक है। और मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, ओहो असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब, हाँ तो पर प्रीवियस, हाँ तो प्रीवियस ईयर 23-24 ही तो होता है ना। एक बात बताइए ना, प्रीवियस ईयर 23-24 बोल लो, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 बोल लो, या आप असेसमेंट ईयर क्या बोल लो, इन सब का एक ही मतलब होता है कि वो 23-24 की ही बात कर रहा है। एंड दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/23 टिल 31 मार्च 20, वो यही बात करो, ठीक है बच्चे। आइए अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट। ऑन 1 दिसंबर 2023, 23-24 में था तो मैं, ही गेट्स अ गिफ्ट of house A from his friend B and stamp duty value is 6 लाख। X को गिफ्ट मिला है प्रॉपर्टी का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 6 लाख, क्या करूं टैक्सेबल कर दूंगा। लेकिन आप समझिए, ठीक है, हाँ 50 से ऊपर ही है ना, लेकिन आप समझिए अभी ये प्रॉपर्टी का आया, अगला कैश का आएगा, फिर 7वां पॉइंट प्रॉपर्टी का होगा, 5वां पॉइंट होगा मूवेबल का, तो हमें कुछ तो सिस्टम से बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मुझे आपको पहले फॉर्मेट दिखाना है और फिर आप इसको करना स्टार्ट करोगे। आपको ध्यान है मैंने आपको चार्ट में भी कैश अलग करवा दिया था, मूवेबल प्री गिफ्ट अलग, इनएडिक्वेट अलग, इसी तरीके से आंसर बनाओ। अब आप एक बार आंसर की फ्रेमिंग देखिएगा, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, कौन से हेड में हूं मैं, अदर सोर्स में। आइए, और अदर सोर्स का ये नीचे क्या दिया है, जीटीआई वीटीआई वो छोड़िए आप, ठीक है, अदर सोर्स की कहानी है, यहां से स्टार्ट हो रही है, जो है नोट बनाया हमें ये बनाना होगा। अब आप मुझे बताइए वो क्या लिख रहा है, एक बार आप ध्यान से देखो, इमोल प्रॉपर्टी रिसीव्ड, ये एक कैटेगरी क्यों थी कि नहीं थी हमारी ये भी। फिर इमोल प्रॉपर्टी, एसी बंद कर दूं क्या बेटे, एसी का रिमोट किधर है, बंद कर दियो से बंद कर दो। ठीक है, इमोल प्रॉपर्टी, और अगला क्या, सबसे पहला वाला क्या था, विदाउट, अच्छा विदाउट को सीधा फ्री गिफ्ट बोल सकता हूं ना, ठीक है, मतलब ऐसे ही जनरली आपको बता रहा हूं कि एक कैटेगरी इमोल प्रॉपर्टी की बनी फ्री गिफ्ट, दूसरी कैटेगरी
इनएडिक्वेट। आपके हिसाब से और कितनी कैटेगरी बनेगी? मूवेबल, फ्री गिफ्ट, मूवेबल, इनएडिक्वेट और एक और जो कि होगा कैश। 5 कैटेगरी बनेंगी। अब आप अगला देखेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री गिफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इन लास्ट गिफ्ट ऑफ। जब आप इन सारे पॉइंट्स को रिस्पेक्टिव कैटेगरी में डालोगे उसके बाद ही तो कंक्लूड करोगे कि क्या ये 50,000 से एक्सीड हुआ है नहीं हुआ। अगर मान लो सिर्फ, अगर मैं बोलूं ऐसी सेकंड पॉइंट मान लो है 15,000 फ्रेंड से मिला है कैश, तो मैं क्या करूं आप बताओ? मैं लिखूं ही ना क्या? मैं ये बोलूं 50,000 के अंदर है, अरे भाई देख तो लो, हो सकता है 8वें पॉइंट में फिर से कैश मिल रहा हो। आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं चीज? ये थोड़ा ना है कि उस लाइन को पढ़ के आप कंक्लूड कर लोगे टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, पहले कैटेगरी में तो डाल लो, उसके बाद आप चेक करोगे कि उस कैटेगरी का टोटल अगर 50 से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल, और नहीं हुआ तो सारा का सारा कैटेगरी के अंदर तो एग्रीगेट करेगा। मूवेबल के अंदर तो फ्री गिफ्ट को टोटल करते ही हो, वो वाली चीज कह रहा हूं। बताइए क्लियर है बच्चे? तो अब आपने क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर में आप 5 कैटेगरी बनाइए स्पेस देके और इसको पूरा का पूरा सॉल्व करिए। ठीक है, हो जाएगा बच्चे? हाँ यार ये बहुत बड़ी फाइल है, और क्वेश्चन की फोटो खींच लो, आंसर देख क्या करूं? पर अभी मेरे हिसाब से ना आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही बताता जाऊंगा, करते जाओ, ठीक है, फिर वो मतलब एक बार देख लेंगे। अच्छा वैसे एक बात बताओ यार, इनको बच्चों को ना अकाउंट्स के लिए बुलाया हुआ था, क्या ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, इसको होमवर्क ले लो, ठीक है, अगर ये हो गया तो बस गिफ्ट फिर खत्म, ही अकाउंट्स ही कराया, तो मैंने 1-2 बच्चों को बोला हुआ था, वो आए भी हुए, तो मतलब ना फिर वो हो जाएगा। अब इसकी फोटो खींच लो बच्चे एक बार, ठीक है। आंसर में 1-2 पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा, वो एंड का आंसर भी ले लो वैसे। अभी ना पीडीएफ दी हुई है, पर अभी और अपग्रेड या कुछ अलग तरीके से मैं उस पर कर रहा हूं, तो मैं चैप्टर वाइज देता जाऊंगा अभी। ग्रुप में भेज। गिफ्ट के अंदर और कुछ नहीं है बेटे, लेफ्ट राइट कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अब आप आखिरी पॉइंट मैंने इसलिए काट दिया, वो गिफ्ट से रिलेटेड नहीं है, उस पॉइंट को छोड़ देना, 11वें वाले पॉइंट। कौन सा? वो शेयर सिक्योरिटीज ही होता, ठीक है, हो जाएगा ना बच्चे ये अब? ठीक है चलिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेना, और अब हम स्टार्ट करते 1 बजे, और सीएस की तो इतना ही है, सीएमए और सीए वाले बच्चों का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच।